जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट हैं। तो साथियों, यदि आप भी झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 की तैयारी किए हैं और 26 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी। चलिए बताइएगा आप। तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है ये किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये किए गए थे आपके शिक्षा आयोग अधिनियम 1952 के तहत। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, शिक्षा आयोग अधिनियम 1952 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वायत्त कॉलेज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा। तो स्वायत्त कॉलेज की अवधारणा का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, पाठ्यक्रम मूल्यांकन और शैक्षिक नवाचारों में स्वतंत्रता। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि रूसो के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना गया है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना गया है। तो ये माने गए हैं प्राकृतिक विकास। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, प्राकृतिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इनका मुख्य कार्य होता है उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में रैंकिंग फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में रैंकिंग फ्रेमवर्क किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किए जाते हैं NIRF के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित एकल नियामक संस्था कौन सी है। चलिए बताइएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित एकल नियामक संस्था कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा जो है की जाती है। चलिए बताइएगा आप। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, संसद के अधिनियम द्वारा।
अगला प्रश्न देखेंगे कि एसो का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा। तो एसो का पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो यहां पे 11वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधार। यहां पे ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि विश्वविद्यालय शासन प्रणाली में सीनेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विश्वविद्यालय शासन प्रणाली में सीनेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका मुख्य कार्य होता है शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम किस नीति का प्रमुख यहां पे प्रावधान है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम किस नीति का प्रमुख प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि क्रेडिट बैंक का मुख्य यहां पे उद्देश्य क्या है। तो क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल भंडारण। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके यहाँ पे अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि कोठारी आयोग का प्रसिद्ध सूत्र क्या है था। तो कोठारी आयोग का प्रसिद्ध सूत्र क्या था। तो ये हो जाएंगे समानता और उत्कृष्टता। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएंगे शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाना। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि NAAC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो NAAC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना हो जाएंगे आपके 1994 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा यहां पे कौन प्रदान करता है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो ये करते हैं केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ऑप्शन यहां पे जो है डी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक किया गया। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान को भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो इन्हें किए गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय विकसित करना। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन किस मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यह किए जाते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का उच्च शिक्षा आयोग की प्रस्तावित संरचना में कितने प्रमुख अंग जो है यहां पे शामिल है। तो भारत का उच्च शिक्षा आयोग की प्रस्तावित संरचना में कितने प्रमुख अंग शामिल है।
तो इनमें हो जाएंगे कुल 4 अंक। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 4 अंक होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सकल नामांकन अनुपात का अर्थ क्या है। बताइएगा कि सकल नामांकन अनुपात का अर्थ क्या है। तो सकल नामांकन अनुपात का जो अर्थ होता है, ये आयु समूह की कुल जनसंख्या के अनुपात में नामांकित छात्रों का प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का संचालन किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का संचालन किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये किए जाते हैं NAD से। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में जर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में जर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो ये किए गए हैं 50%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 50% किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों का शिक्षा प्रमुख उद्देश्य क्या बताना था। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया था। तो ये बताए थे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि खुले शैक्षिक संसाधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो खुले शैक्षिक संसाधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएंगे शिक्षा संस्थानों को मुक्त और सुलभ बनाना। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्व प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्व प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा ऑनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो NAAC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2005 में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है। तो इनका प्रमुख लाभ जो है पाठ्यक्रम में लचीलापन है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, पाठ्यक्रम में लचीलापन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि IGNOU की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो IGNOU की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना हुए थे 1985 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1985 में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस संस्था द्वारा जो विकसित की गई थी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। तो ये विकसित किए गए हैं आपके IIT खड़गपुर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, IIT खड़गपुर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।